आज बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 8वां लेक्चर लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री के सेकेंड पार्ट के ऊपर। तो इससे पहले जो लेक्चर आया था वो कैलोरीमेट्री का फर्स्ट पार्ट था और आज होगा कैलोरीमेट्री का दी एंड। आप देख पा रहे हैं आज एक हेडिंग लगा हुआ है वाटर इक्विवेलेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जब आप कैलोरीमेट्री क्वेश्चंस देगा तो वहां पर वाटर इक्विवेलेंट एक टर्म अटैच कर देगा। तो वो क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट, आइए देखते हैं। और उसके साथ साथ हम 6-7 क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों मेरा नाम है गुरु और कर देंगे पढ़ाई शुरू। तो देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट, मान लीजिए एक मेरे पास कंटेनर है। इस कंटेनर को हम कैलोरीमीटर भी कहते हैं। हमें कंटेनर का मास दिया नहीं गया है और इस कंटेनर का स्पेसिफिक हीट भी हमें पता नहीं है, और इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया गया है। मान लीजिए W इक्वल टू 12 ग्राम आपको कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है। पर मुझे बताइए इस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा। सर कंटेनर का मास हमें दिया नहीं गया है, स्पेसिफिक हीट भी पता नहीं है, पर कंटेनर का डेल्टा टी चेंज करने के लिए हमें ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए, पर यहां पर तो मास नहीं है, स्पेसिफिक हीट नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे ये कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो मुझे कितना हीट एनर्जी चाहिए। पर इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया गया है। मान लीजिए वाटर इक्विवेलेंट आपको 12 ग्राम दिया गया है। उस कंटेनर का जितना भी वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है अब उतना ही बराबर आपको वाटर लेना है। मान लीजिए हम 12 ग्राम वाटर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, देखिए इस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी चाहिए उतना ही हीट एनर्जी लगेगा इस 12 ग्राम पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए। तब हम कह सकते हैं इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इस 12 ग्राम पानी के साथ बराबर है। क्या आपको समझ में आया? सर वो बात बना नहीं, ठीक है, शांतिपूर्वक देखिए, ध्यान दें। मान लीजिए इस कंटेनर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इस कंटेनर को मुझे ms डेल्टा टी हीट एनर्जी देना पड़ेगा। पर मुझे तो मास पता नहीं है, स्पेसिफिक हीट पता नहीं है इस कंटेनर और इस कैलोरीमीटर का। मान लीजिए इस कंटेनर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस घटाना है तो इस कंटेनर से मुझे ms डेल्टा टी हीट एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ओके, देखिए इस कंटेनर का तो हमें कुछ पता नहीं है पर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है, यानी उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट का वैल्यू जितना भी है, यहां पर 12 ग्राम है, हो सकता है 1 kg देगा, वहां हो सकता है 10 kg दे देगा, पर जितना भी आपको वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का गिवन है अब उतना ही मास के बराबर आपको वाटर लेना है। यहां पर इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 12 ग्राम है तो हमने 12 ग्राम पानी लिया है। देखिए इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने और 1 डिग्री सेल्सियस घटाने के लिए जितना हीट एनर्जी लगेगा उतना ही हीट एनर्जी चाहिए हमें इस 12 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने के लिए। तब हम कह सकते हैं इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इस 12 ग्राम पानी के साथ बराबर है। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बच्चों आपको एक कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है, आप क्या करेंगे उस कंटेनर का जितना भी वाटर इक्विवेलेंट है उतना ही मास के बराबर आपको वाटर लेना है। ओके, तो उस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी लगेगा उस मास ऑफ वाटर का भी टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी चाहिए। तब आप कहेंगे इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इतना मास ऑफ वाटर के साथ बराबर है। देखते हैं आपसे किताब क्या कह रहा है, किताबी डेफिनेशन देखिए। वाटर इक्विवेलेंट इट इज डिफाइंड एज mass of water which would absorbed or evolved
the same amount of heat, the same amount of heat as is done by the body, as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature, is known as water equivalent. जब temperature is known as water equivalent, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, बॉडी, मान लीजिए कंटेनर को हमने बॉडी माना है, इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी लगेगा, उस मास ऑफ पानी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी चाहिए, तब आप कहेंगे इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इतना मास ऑफ पानी के साथ बराबर है। स्टेटमेंट भी आपको वही कह रहा है। लिखिए बच्चों, पॉज करके लिखिए, लिख दिए। ओके, ये तो हो गया किताबी बातें। यस, चलिए थोड़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। एक्चुअल क्या होता है, क्योंकि ये ज्ञान थोड़ी ना आपको जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, नहीं, इतना जानने से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसे हम मिटा देते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर पे हमने बात किया था कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी, अगर दोनों सब्सटेंस दो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, अगर हम उन्हें मिक्स कर रहे हैं, उस दौरान मिक्सर का एक मिक्सिंग टेम्परेचर होता है, और हॉट बॉडी, हॉट सब्सटेंस उसी मिक्सिंग टेम्परेचर तक वो हीट लूज करता है, और कोल्ड सब्सटेंस उसी मिक्सिंग टेम्परेचर तक वो हीट गेन करता था। तब हम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करते थे। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में मिक्सिंग टेम्परेचर नहीं है, दिया नहीं गया है क्वेश्चंस में, तो आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा हॉट बॉडी किस टेम्परेचर तक हीट लूज कर रहा है और कोल्ड बॉडी किस टेम्परेचर तक वो हीट गेन कर रहा है। उसके बाद आप कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगाएंगे। जब आपका मिक्सिंग टेम्परेचर दिया नहीं होगा तब थोड़ा क्वेश्चन को जॉर्ज करके करना, ठीक है। ओके, तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। मान लीजिए आपके पास m यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। डेल क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए m यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए। उसी तरह मान लीजिए आपके पास W ग्राम वाटर है, और W ग्राम वाटर का टेम्परेचर आपको डेल्टा टी चेंज करना है। इसके लिए आपको W डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। W डेल्टा टी इक्वल टू ms डेल्टा टी, तो बोथ साइड डेल्टा टी कैंसल, तो W इक्वल टू m इंटू s। water equivalent equal to, it is the product of mass of substance and the S stands for specific heat of substance। अगर किसी भी बॉडी और किसी भी सब्सटेंस का मास और उसका स्पेसिफिक हीट को अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से लें तो हमें पता चलेगा कि सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा, W इक्वल टू ms। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आते हैं कुछ समय के बाद। मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए बच्चों, शायद 6 और 5 नंबर लेक्चर था, मुझे याद नहीं है। मैंने बताया था थर्मल कैपेसिटी, याद आ रहा है? थर्मल कैपेसिटी क्या होता था? थर्मल कैपेसिटी, होल बॉडी, होल मास का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको कितना हीट एनर्जी लगेगा, वही होता था थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। मान लीजिए
होल बॉडी का मास को हमने m माना है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करेंगे तो मुझे ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। डेल्टा टी को डेल क्यू के नीचे ले आते हैं, डेल क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू ms। डेल क्यू बाय डेल टी क्या है बच्चों? थर्मल कैपेसिटी। वो किसके साथ बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस के साथ बराबर है। और देखिए बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट के ऊपर आइए। वाटर इक्विवेलेंट भी क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। W इक्वल टू ms। थर्मल कैपेसिटी भी डेल क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू ms। तो हमें यह पता चल रहा है थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, हालांकि इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट W, हालांकि इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट सीजीएस में होगा ग्राम, एसआई में होगा केजी। थर्मल कैपेसिटी इसका यूनिट होगा, सीजीएस में होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, एसआई में होगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसे पॉज करके लिखिए। हो गया, थर्मल कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट से न्यूमेरिकली इक्वल है। वाटर इक्विवेलेंट क्या है? किसी भी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट उतना मास ऑफ, जितना भी वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है कंटेनर का, उतना मास के साथ बराबर होगा, मास ऑफ वाटर के साथ बराबर होगा। उस मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी चाहिए, उस कंटेनर का टेम्परेचर भी डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी लगेगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए सवाल करते हैं, तब आपका डाउट क्लियर होगा। इसे पॉज करके लिखिए। लिख दिए? ओके। क्वेश्चन लिखिए। अब सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम वो गिवन है क्वेश्चन में 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस लिखिए बच्चों। सवाल क्या पूछा है? 100 ग्राम एल्युमिनियम का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा? कुछ बच्चे इस तरह समझेंगे और कुछ बच्चे कैसे समझेंगे? सर 100 ग्राम एल्युमिनियम के बराबर मुझे कितना मास ऑफ पानी चाहिए, ताकि उस मास ऑफ पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी लगेगा, इस 100 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर भी डेल्टा टी चेंज करने के लिए मुझे उतना ही हीट एनर्जी लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशंस। वाटर इक्विवेलेंट क्या था? ms मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। W क्या है? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। पूछा तो है मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ एल्युमिनियम into specific heat of aluminum divided by specific heat of water। तो कितना होगा? मास ऑफ एल्युमिनियम 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम 0.2 बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, न्यूमरेटर में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 0.2 to 20 ग्राम। मास ऑफ वाटर इक्वल टू 20 ग्राम। 100 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी लगेगा,
20 ग्राम पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी लगेगा। तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सर वाटर इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, लिखिए, लिख दिए, ठीक है। और एक सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्मल कैपेसिटी ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम का वैल्यू गिवन है 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा है? 50 ग्राम एल्युमिनियम का थर्मल कैपेसिटी कितना होगा। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू एमएस, ओके, मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। मास ऑफ एल्युमिनियम क्वेश्चन में गिवन है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम क्वेश्चन में गिवन है 0.2, तो कितना होगा 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। आ गया 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट था, जिसमें मैंने बताया था थर्मल कैपेसिटी का, ठीक है। आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, आपको कंसेप्ट मिलता जाएगा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चंस लिखिए। ए पीस ऑफ कपर having mass 100 gram at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius, put it in a calorimeter. कैलोरीमीटर क्या है, कंटेनर। in a calorimeter put it in a calorimeter of water equivalent equivalent 10 gram containing 240 gram of liquid at 30 degree Celsius. The mixing temperature is 40 degree Celsius. What is the specific heat of liquid? गिवन क्या है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर का वैल्यू गिवन है 0.095 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस पॉज करके लिखिए, दिख रहा है? हाँ परफेक्ट दिख रहा है। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, आपको एक पीस ऑफ कपर दिया गया है जिसका वजन है 100 ग्राम, वो 100 डिग्री सेल्सियस में है। उसे हमने एक कैलोरीमीटर के अंदर छोड़ दिया, अर्थात एक कंटेनर के अंदर छोड़ दिया। उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है और उस कंटेनर के अंदर 240 ग्राम का लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस में प्रेजेंट है। मिलाने के बाद उसका जो मिक्सिंग टेम्परेचर हुआ वो 40 डिग्री सेल्सियस हुआ। पूछ रहा है लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कितना होगा,
और स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर का वैल्यू भी गिवन है 0.0955 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, इसे पॉज करके लिखिए। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में हॉट बॉडी कौन सा है? सर कपर है, क्योंकि कपर तो 100 डिग्री सेल्सियस में है। तो कपर हीट लूज करेगा, किस टेम्परेचर तक हीट लूज करेगा? 40 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट लूज करेगा, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस इज द मिक्सिंग टेम्परेचर। सर कोल्ड बॉडी कौन सा है? कैलोरीमीटर और लिक्विड, ये तो कोल्ड बॉडी है, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, वो 40 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट गेन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हीट लॉस्ट बाय कॉपर, इसे पॉज करके लिखिए। तो बच्चों जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके आपको नीचे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। हॉट बॉडी मेरा क्या था? कपर। तो कपर हीट लूज करेगा, हीट लॉस्ट बाय कपर। कपर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस कपर वो हीट लूज करेगा 40 डिग्री सेल्सियस तक। 40 डिग्री सेल्सियस कपर तक वो हीट लूज करेगा। तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा, तो एमएस डेल्टा टी लगाएंगे। मास ऑफ कपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ कपर क्वेश्चन में गिवन था 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ कपर क्वेश्चन में गिवन था 0.095 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर टेम्परेचर 40, 100 माइनस 40 तो कितना होगा? 60। तो ये होगा 570 कैलोरी। ओके, हीट लॉस्ट बाय कपर पता चल गया। अब देखते हैं हीट गेन बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर। देखते हैं लिक्विड और कैलोरीमीटर कितना हीट गेन करेंगे। लिक्विड और कैलोरीमीटर किस टेम्परेचर में है? 30 डिग्री सेल्सियस में है। लिक्विड और कैलोरीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस में है, तो वो हीट गेन करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस तक, लिक्विड और कैलोरीमीटर। तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा। तो देखते हैं लिक्विड, देखते हैं मास ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी प्लस कंटेनर कैलोरीमीटर W डेल्टा टी, वो इतना हीट गेन करेगा। तो देखते हैं मास ऑफ लिक्विड क्वेश्चन में गिवन था 240, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड तो पूछा था SL डेल्टा टी 40 माइनस 30 10 प्लस W वाटर इक्विवेलेंट। कंटेनर का कितना दिया गया था? 10 ग्राम था, 10 इंटू डेल्टा टी इंटू 10, तो कितना होगा? 240 इंटू 10 2400 SL प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया। अब कैलोरीमीटर प्रिंसिपल लगाएंगे। हीट लॉस्ट बाय कपर इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर प्रिंसिपल लगाते हैं। हीट लॉस्ट बाय कपर कितना है? 570। हीट गेन बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर कितना है? 2400 SL प्लस 100, 2400 SL प्लस 100, तो कितना होगा? 100 जाएगा तो 470, तो SL इक्वल टू 2400 डिवाइडेड, सॉरी, SL इक्वल टू 470 डिवाइडेड बाय 2400। जीरो से जीरो कैंसल, तो आंसर कितना होगा? 0.195 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। आ गया? और एक सवाल लिखिए ध्यान से, ठीक है।
यहां पर बच्चों एक बात आपको गौर करना था, हमने कंटेनर जो हीट गेन किया उसको हमने सेपरेट कर दिया डब्ल्यू डेल्टा टी, ऐसा नो, डब्ल्यू डेल्टा टी को हमने सेपरेट कर दिया, और उसके साथ साथ जो लिक्विड था उसको भी हमने सेपरेट किया, एम एस डेल्टा टी लगाया, दोनों को ऐड किए, सेपरेट ऐड किए। वो क्यों वो इसलिए क्योंकि कंटेनर का थर्मल कैपेसिटी और उसके अंदर जो लिक्विड था उसका थर्मल कैपेसिटी दोनों का अलग अलग था, इसलिए वो सेपरेट ऐड हुआ। अगर मान लीजिए कंटेनर का थर्मल कैपेसिटी और उसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी थर्मल कैपेसिटी सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है उसके साथ साथ जो लिक्विड का मास है उसे ऐड कर देंगे और डेल्टा टी और एस डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, steam at 100 degrees Celsius, steam at 100 degree Celsius is passed into 1 kg of water, 1 kg of water in a calorimeter, in a calorimeter of water equivalent 0.01 kg at 20 degree Celsius. The temperature of mixture becomes the temperature of mixture becomes 80 degree Celsius. Mass of steam condensed in kilogram. क्वेश्चन में गिवन है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एसआई में दिया गया वैल्यू 2.268 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस को पॉज करके लिखिए। ओके, सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में है, उसे हमने 1 केजी वाटर में क्या करें, सप्लाई कर रहे हैं, तो वो 1 केजी जो वाटर है उसको हमने एक कंटेनर के अंदर लिया गया है, कैलोरीमीटर लिखा गया है, तो एक कंटेनर के अंदर हमने 1 केजी पानी लिया गया है, उस पानी के साथ हम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम मिला रहे हैं। जब हमने मिलाया तो उसका मिक्सिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो वो पूछ रहा है कितना मास ऑफ स्टीम कंडेंस हो रहा है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। तो मुझे बताइए क्वेश्चंस में पॉज करके पहले क्वेश्चंस लिखिए, लिख दिए। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में हॉट बॉडी कौन सा होगा, स्टीम तो मेरा हॉट बॉडी है, स्टीम हीट लूज करेगा, और कोल्ड बॉडी मेरा वाटर और कैलोरीमीटर है, वो हीट गेन करेंगे। किस टेम्परेचर तक स्टीम हीट लूज करेगा सर, 80 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट लूज करेगा। किस टेम्परेचर तक वो हीट गेन करेगा सर, 80 डिग्री सेल्सियस तक कैलोरीमीटर और वाटर हीट गेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, मेरे पास स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे चेंज होगा, तो ये मेरा लैटेंट हीट होगा। MLF लगाएंगे, MLV लगाएंगे। मास ऑफ स्टीम कितना कंडेंस हो रहा है तो मुझे पता नहीं है, तो M रख देते हैं एज इट इज। M इंटू लैटेंट हीट वेपोराइजेशन वैल्यू कितना दिया गया है, 2.268 इंटू 10 की पावर 6 इतना जूल।
क्वेश्चन लिख दिए है ना, ठीक है। देखिए मेरे पास अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ऑफ हीट लूज करेगा किस टेम्परेचर तक, 80 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट लूज करेगा पानी। तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा। मास तो मुझे पता नहीं है, m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, मास रख देते हैं जी टी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एसआई में 4200 होगा, डेल्टा टी 100 माइनस 80 20, तो कितना होगा m इंटू 84,000 इतना जूल। तो पता चल गया हीट लॉस्ट बाय स्टीम। अब देखते हैं हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। मेरे पास वाटर और कैलोरीमीटर किस टेम्परेचर पे था, 20 डिग्री सेल्सियस में था, जिसमें वाटर था और कैलोरीमीटर था। वो हीट गेन करेंगे किस टेम्परेचर तक, 80 डिग्री सेल्सियस तक, लिक्विड कैलोरीमीटर हीट गेन करेंगे। तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा। तो लगाएंगे एम एस डेल्टा टी। तो देखते हैं अब आएगा कंसेप्ट। तो मुझे बच्चों बताइए, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया था 0.01 kg और उस कंटेनर का अंदर क्या था, पानी था, अर्थात उस कंटेनर का थर्मल कैपेसिटी और पानी का थर्मल कैपेसिटी सेम है। तो हम क्या करेंगे, उस पानी का मास और उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे और उसके साथ हम एस डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वाटर कितना मास था 1 kg और कैलोरीमीटर कितना था 0.01 kg, दोनों को ऐड कर देंगे, एस डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, डेल्टा टी 80 माइनस 20 60, तो कितना होगा 2,54,520 जूल हो गया। एस ठीक है, हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर कितना हुआ 2,54,520 जूल। अब हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाएंगे, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो लगाते हैं कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल। एज पर कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल हीट लॉस्ट बाय स्टीम कितना होता था, m इंटू 2.26 10 की पावर 6, तो m कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा 2.268 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 84,000 इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड एंड कैलोरीमीटर 2,54,520। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा m इंटू 23,52,000 जूल इक्वल टू 2,54,520। तो डिवाइड करते हैं m इक्वल टू 2,54,520 डिवाइडेड बाय 23,52,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना होगा 0.108 kg ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड। हो गया, आंसर मिल गया आपको, इज द आंसर। पता चला, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए, लिख दिए। ओके, हमने क्यों ऐड किया पता चला, क्योंकि पानी और कंटेनर का दोनों का हीट और हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी बराबर है, इसलिए हम ऐड करके डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। और इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहां पर कंटेनर का थर्मल कैपेसिटी और लिक्विड का थर्मल कैपेसिटी अलग अलग था, इसलिए हमने कंटेनर और लिक्विड का सेपरेट ऐड किए, उसको हम एक साथ ऐड करके
किए नहीं थे। पता चला कारण क्या है, थोड़ा नोटिस करना, उसके बाद सॉल्व करना। चलिए और एक सवाल करते हैं। ये दो सवाल मैंने फिजिक्स फॉर जेई मेन किताब से लिया गया सवाल है। इनका ऑथर का नाम है बीएम शर्मा। तो चलिए बीएम शर्मा साहब का एक क्वेश्चन करते हैं। कौन सा किताब? फिजिक्स फॉर जेई मेन सेनगेज प्राइवेट लिमिटेड। इनका ऑथर का नाम है बीएम शर्मा। प्लस टू वाले सुने होंगे आर डी शर्मा, ग्रेट मैथमेटिशियन। सारे शर्मा टैलेंटेड है। किन किन ने आर डी शर्मा किताब पढ़ी हुई है? वह बहुत अच्छी किताब है मैथमेटिक्स में। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। हाँ, इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस in an industrial process 10 kg of water per hour is to be heated from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. To do this, steam at 150 degrees Celsius is passed from a boiler into a copper coil immersed in water. The steam condensed in the coil and is returned water at 90 degree Celsius into the boiler. How many kg of steam is condensed? Kg of steam is required per hour. जो डाटा गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम का वैल्यू गिवन है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए। सवाल क्या पूछा गया है, एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। हमने 10 केजी पानी का टेम्परेचर हर एक घंटे में 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहे हैं हर एक घंटे में। तो मुझे ऐसा करने के लिए स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस का स्टीम एक बॉयलर के थ्रू मैं पास कर रहा हूं। कहां तक? एक कॉपर कॉइल तक मैं पास कर रहा हूं। उस कॉपर कॉइल पे क्या हो रहा है? स्टीम कंडेंस हो रहा है। ओके, फिर हमने क्वेश्चंस पे नोटिस किया, फिर से पानी 90 डिग्री सेल्सियस का पानी फिर से बॉयलर पे रिटर्न हो रहा है, लिख रहा है ना, एंड इज रिटर्न वाटर इज 90 डिग्री सेल्सियस इनटू द बॉयलर। फिर से बॉयलर पे 90 डिग्री सेल्सियस का पानी रिटर्न हो रहा है। वो पूछ रहा है हाउ मेनी केजी ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड पर आवर, हर एक घंटे में कितना केजी ऑफ स्टीम हमें जरूरत है ताकि 10 केजी पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए।
अभी तक क्वेश्चंस क्लियर है? देखिए यहाँ पर हॉट बॉडी कौन सा है? स्टीम है। स्टीम हीट लूज करेगा, किस टेम्परेचर तक हीट लूज करेगा? 90 डिग्री सेल्सियस तक हीट लूज करेगा स्टीम। और कोल्ड बॉडी क्या है? वाटर। वाटर हीट गेन करेगा, किस टेम्परेचर तक हीट गेन करेगा? 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट गेन करेगा। अगर मिक्सिंग टेम्परेचर यहां पर होता तो हम कहते हाँ दो सब्सटेंस दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे है, उनका मिक्सिंग टेम्परेचर है, तो हॉट सब्सटेंस उसी मिक्सिंग टेम्परेचर तक हीट लूज करेगा, कोल्ड सब्सटेंस उसी मिक्सिंग टेम्परेचर तक वो हीट गेन करेगा। पर यहां पर मिक्सिंग टेम्परेचर क्या क्वेश्चंस में दिया गया है? नहीं दिया गया है। ओके, तो बच्चे सवाल खड़ा करेंगे, सर आपने तो कहा था जिस टेम्परेचर तक हीट लूज करेगा उसी टेम्परेचर तक ही हीट गेन करेगा, तब हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाएंगे ना। वो होता था जब हम दो डिफरेंट सब्सटेंस दो डिफरेंट टेम्परेचर में होते थे, मिक्स करते थे, तब होता था। यहां पर आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है उसी हिसाब से मूव करना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख दिए, अच्छे से क्वेश्चंस लिखिए। ओके, तो सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। तो चलिए सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। यहां पर मेरा हॉट बॉडी स्टीम है, स्टीम हीट, स्टीम कितना डिग्री सेल्सियस पहले लिख देते हैं। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम मेरा कितना डिग्री सेल्सियस में है? 150 डिग्री सेल्सियस में है। स्टीम 150 डिग्री सेल्सियस में है, तो पहले हीट लूज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक, तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा। मास ऑफ स्टीम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा टी, मास ऑफ स्टीम। ये तो क्वेश्चन में पूछा है ना कितना स्टीम कंडेंस हो रहा है, तो ठीक है मास ऑफ स्टीम रख देते हैं एज इट इज ms। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम क्वेश्चन में गिवन था 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी 150 माइनस 100, तो कितना होगा? 50, तो ये हुआ 50। इतना कैलोरी हो गया। ठीक है, अब मेरे पास स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम फिर से हीट लूज करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे वो कन्वर्ट होगा, तो ये मेरा लैटेंट हीट होगा। एम एल वी लगाएंगे, ये तो पता नहीं है, एम रख देते हैं एज इट इज। एल वी कितना था क्वेश्चन में? 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ये कितना हुआ? 540 एम। एम एस क्या है? मास ऑफ स्टीम। ओके, इतना कैलोरी, तो फिर से हीट लूज करेगा किस टेम्परेचर तक? 90 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा है 90 डिग्री सेल्सियस का पानी बॉयलर पे रिटर्न हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर फिर से हीट लूज करेगा किस टेम्परेचर तक? 90 डिग्री सेल्सियस तक। फिर से वाटर तो हीट लूज करेगा, तो ये मेरा सेंसिबल हीट होगा। मास तो पता नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा सीजीएस में? 1। डेल्टा टी कितना होगा? 100 माइनस 90 10, तो 10 कितना कैलोरी। अब देखते हैं हीट गेन बाय वाटर। वाटर मेरा कितना डिग्री सेल्सियस में था? 20 डिग्री सेल्सियस में था, तो 20 डिग्री सेल्सियस का पानी 80 डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा, तो मास ऑफ वाटर कितना था क्वेश्चन में? 10 केजी था। 10 केजी को ग्राम में करेंगे तो 10 इंटू 1000 करेंगे, 10 इंटू 1000 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो होगा 1 सीजीएस में। डेल्टा टी 80 माइनस 20 60, तो कितना होगा? 6 लाख कैलोरी। इतना कैलोरी। ओके, हीट गेन बाय वाटर। अब हम कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाएंगे, तो इसको आपने लिख दिया है बच्चों, लिखिए। तो देखते हैं यहां पर लगा देते हैं 50 ms
सॉरी 540 ms 10 ms, तो कितना हुआ एज पर कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल हीट लॉस बाय स्टीम 600 ms इक्वल टू 6 लाख कैलोरी। ओके 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6/1, 6 1 जा 6 ना, ठीक है। तो ms कितना हुआ, मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितना केजी होगा, 1 केजी स्टीम कंडेंस हो रहा है हर 1 घंटे में। आंसर मिल गया कितना, 1 केजी। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हो गया आंसर। मास ऑफ स्टीम हर 1 घंटे में 1 केजी कंडेंस हो रहा है। 1 केजी स्टीम चाहिए हमें हर 1 घंटे में, ताकि 10 केजी पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सके। अभी तो डाउट क्लियर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फिर कर देंगे छुट्टी और कैलोरीमेट्री हो जाएगा ओवर। फिर नेक्स्ट लेक्चर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको कंसेप्ट चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट चाहिए, पर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बच्चे सोचते हैं कि भाई कंसेप्ट हो गया तो हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप कंसेप्ट में। कंसेप्ट, डेफिनेशन, ये सब जानने से क्वेश्चन इतना सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को आपको हर दिन सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको आइडिया आएगा, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया जाता है। कंसेप्ट का आपको इसी तरह यूज करना पड़ेगा। देखते हैं और एक सवाल लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। इक्वल masses of 3 different liquids A, B and C are in temperature of 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। The temperature when liquid A and B, the temperature when liquid A and B mixed is 16 degree Celsius. The temperature when liquid B and C mixed is 23 degree Celsius. What is the mixing temperature? What is the mixing temperature when liquid A and liquid C are mixed together? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको तीनों अलग अलग लिक्विड्स दिया गया है। हालांकि तीनों लिक्विड का जो मास है वो बराबर है। लिक्विड ए हमारा 12 डिग्री सेल्सियस में है, लिक्विड बी 19 डिग्री सेल्सियस में है, लिक्विड सी 28 डिग्री सेल्सियस में है। जब हमने लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिलाया तो उसका मिक्सिंग टेम्परेचर हुआ 16 डिग्री सेल्सियस। जब हमने लिक्विड बी को लिक्विड सी के साथ मिलाया तो उसका मिक्सिंग टेम्परेचर हुआ 23 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल पूछ रहा है अगर हम लिक्विड ए को लिक्विड सी के साथ मिलाएंगे तो उसका मिक्सिंग टेम्परेचर कितना होगा, यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चंस को पॉज करके लिखिए। तो मुझे बताइए हॉट लिक्विड कौन सा होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी में से हॉट लिक्विड कौन सा होगा? सर लिक्विड
ए तो 12 डिग्री सेल्सियस में है, लिक्विड बी तो 19 डिग्री सेल्सियस में है, तो लिक्विड बी ही जाहिर सी बात है वो हॉट लिक्विड होगा, यानी लिक्विड बी हीट लूज करेगा और लिक्विड ए हीट गेन करेगा। तो चलिए सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशंस, लिक्विड ए हमारा कितना डिग्री सेल्सियस में था, 12 डिग्री सेल्सियस में था, और लिक्विड बी मेरा कितना डिग्री सेल्सियस में था, 19 डिग्री सेल्सियस में था। ओके, तो लिक्विड बी हॉट लिक्विड है, लिक्विड ए कोल्ड लिक्विड है, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो मिक्सिंग टेम्परेचर था वो 16 डिग्री सेल्सियस था। तो पहले देखते हैं, हीट लॉस्ट बाय लिक्विड बी इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड ए, लिक्विड ए। ओके, मास ऑफ लिक्विड बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, लिक्विड बी हायर टेम्परेचर 19 होगा, लोअर टेम्परेचर 16 होगा, तो कितना होगा 19 माइनस 16। हीट गेन बाय लिक्विड ए, लिक्विड ए 12 है, मिक्सिंग 16 है, तो हायर चेंज इन टेम्परेचर 16 माइनस 12 होगा ना, ठीक है। तो मास ऑफ लिक्विड ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए इंटू डेल्टा टी, 16 माइनस 12, तो दोनों लिक्विड का मास बराबर है, तो एम बी एम ए कैंसल हो जाएगा, तो एस बी इंटू 19 माइनस 16 3, एस से इंटू 16 माइनस 12 4, तो इससे होगा एस ए इक्वल टू एस बी इंटू 3 बाय 4। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए कितना हुआ, एस बी इंटू 3 बाय 4। उसी तरह देखते हैं हीट, आप देखेंगे फिर कहा था ना लिक्विड बी को हमने लिक्विड सी के साथ मिला रहे हैं, लिक्विड बी कितना है 19 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड सी कितना था 28 डिग्री सेल्सियस था, दोनों का मिक्सिंग टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है। तो देखते हैं हीट गेन बाय लिक्विड, कौन सा हाइड लिक्विड होगा सी, इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय लिक्विड बी, सॉरी हीट लॉस्ट बाय लिक्विड बी। तो मास ऑफ लिक्विड सी एम सी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड सी इंटू डेल्टा टी, 28 माइनस 23, तो कितना होगा 5। तो मास ऑफ लिक्विड बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बी इंटू डेल्टा टी, हार्ड टेम्परेचर होगा 23 माइनस 19, तो कितना होगा 23 माइनस 19 4। तो मास तो बराबर है, एम सी एम बी कैंसिल हो जाएगा, तो एस सी कितना होगा, एस सी इक्वल टू एस बी इंटू 4 बाय 5, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड सी एस पी इंटू 4 बाय 5 हो गया, ठीक है। इसे बच्चों पॉज करके लिखिए। आप देखते हैं लिक्विड ए को लिक्विड सी के साथ मिलाने से मिक्सिंग टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि मुझे लिक्विड ए का नाम मुझे स्पेसिफिक हीट पता है ना, लिक्विड सी का स्पेसिफिक हीट पता है, मुझे तो पता नहीं था ना, अब पता चला। अब मैं कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल लगाऊंगा, ये दो वैल्यू वहां पर उस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। लिक्विड ए मेरा 12 डिग्री सेल्सियस में है, लिक्विड सी मेरा 28 डिग्री सेल्सियस में है। इनका मिक्सिंग टेम्परेचर तो पूछा है, टी का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हीट लॉस्ट बाय लिक्विड सी, लिक्विड सी इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड ए, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड सी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड सी इंटू डेल्टा टी, हाई टेम्परेचर 28, लोअर टेम्परेचर टी 28 माइनस टी, हीट गेन बाय लिक्विड ए,
हाई टेम्परेचर T, ठीक है, तो ये भी होगा ms डेल्टा टी, मास ऑफ लिक्विड भी SB इंटू डेल्टा टी, T-12। तो MC MB कैंसिल हो जाएगा, मास बराबर, तो SC का वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, SC कितना है, SB इंटू 4/5 इंटू 28 माइनस T इक्वल टू, SP का वैल्यू कितना है, ये तो पता नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, T माइनस कितना होगा 12। सॉरी यहाँ पर हीट गेन बाय लिक्विड A है ना, तो मैं सॉरी यहाँ पर A लगेगा, सॉरी यहाँ पर A लगेगा, ओके, पढ़ाते पढ़ाते स्पीड हो के गलती हो गया, सॉरी, ओके, सॉरी, यहाँ पर तो मुझे SC का वैल्यू उल्टा पल्टा पुट हो गया। SC का वैल्यू कितना है, SB इंटू 4/5, SA का वैल्यू कितना है, SB इंटू 3, SB इंटू 3/5, तो SB कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं सही है कि नहीं, ऐसे क्यों गलती क्यों हो रहा है मुझसे आज, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16, ठीक है, कितना होगा 16 इंटू 448 माइनस 16T इक्वल टू 15T माइनस 180, तो कितना होगा 31T इक्वल टू 620, तो T इक्वल टू 628/31 इक्वल टू कितना होगा 20.2 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। तो लिक्विड ए और लिक्विड सी को अगर मिलाएंगे तो उसका मिक्सिंग टेम्परेचर होगा 20.2 डिग्री सेल्सियस। हो गया, ओके, तो आज हो गया कैलोरीमेट्री का दी एंड। नेक्स्ट लेक्चर एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तो बच्चे पढ़ाई करते रहिए, शुक्रिया।